हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12th फिजिक्स। क्लास 12th फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्या, आज के बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर में यही सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज जेवी सर और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जेवी सर क्लासेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट। इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट। जब चार्ज के स्टैटिक बिहेवियर का हम लोग स्टडी करते हैं तो फिजिक्स के उस ब्रांच को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals the behavior and nature of charge in static condition। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम लोग चार्ज के स्टैटिक बिहेवियर और उसके नेचर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो पूरे फिजिक्स में अगर हम चार्ज के नेचर और बिहेवियर के बारे में हम लोग बात करें तो पूरे चार्ज के बिहेवियर और नेचर को दो पार्ट में करके हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकेंड होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के स्टैटिक कंडीशन के बारे में, जैसे कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे चार्ज क्या होता है, चार्ज स्टैटिक कंडीशन में है तो उनके बीच कितना फोर्स लगता है, स्टैटिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज रखा हुआ है तो कितने फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन के डायनेमिक कंडीशन, मोशन कंडीशन के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के कारण उससे उत्पन्न होने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट। इलेक्ट्रिसिटी अब प्रोड्यूस कैसे होता है? इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है चार्ज से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज चार्ज। सबसे पहले हमको यही जानना होगा कि चार्ज होता क्या है। चार्ज किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करता है और प्रोड्यूस करता है। गेटिंग माय पॉइंट? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू to which it produce and experience electrical and magnetic effect। चार्ज किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और एक्सपीरियंस करता है। अब इसको ऐसे समझो कि अगर कोई चार्ज है किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। उसी तरीके से अगर कोई कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? तब चार्ज के नेचर के बारे में हम लोग बात करें तो चार्ज दो तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज दो तरीके के होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। प्लस क्यू इसको हम बोल सकते हैं, इसको माइनस क्यू बोल सकते हैं। तो दो तरीके का हमारे चार्ज होते हैं। अब चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है
अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, यानी कि दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन एंड रिपल्सन की प्रॉपर्टीज होती है। चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास आता है तो इनके बीच क्या होता है, इनके बीच रिपल्सन होता है, रिपल्सन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन, एंड नेगेटिव चार्ज के बीच भी क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो यहां से क्या क्लियर हुआ, सेम टाइप के चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है एंड अपोजिट टाइप के चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। अब अट्रैक्शन या रिपल्सन कितना होता है, इसको बताने के लिए कूलॉम्स ने एक नियम दिया था जिसे कूलॉम्स लॉ बोलते हैं। तो कूलॉम्स लॉ को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। एक आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, चार्ज को ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि सर आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हुआ कि अगर दो बॉडी हैं, दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी, ठीक है, तो अगर ये दोनों सिस्टम आइसोलेटेड हैं, अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो इस आइसोलेटेड सिस्टम पे बाहरी किसी सिस्टम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दुनिया से आइसोलेट हो गए हैं, तो इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही कहता है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। अब सपोज करो कि दो बॉडी ए एंड बी है और एट नॉर्मल कंडीशन दोनों बॉडी कैसी है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल कंडीशन। हम मान लेते हैं कि एट ए स्टार्टिंग इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है एंड 100 प्रोटॉन है, ओके, एंड इन बॉडी बी 200 इलेक्ट्रॉन है एंड 200 प्रोटॉन है। क्लियर है। तो बिफोर ट्रांसफर ऑफ चार्ज अगर हम नेट चार्ज सिस्टम में देखें, नेट चार्ज अगर सिस्टम में देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 100 ए में 200 इसमें, तो 100 प्लस 200 300 इलेक्ट्रॉन हो गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, 100 प्लस 200 300, यानी कि बिफोर ट्रांसफर ऑफ चार्ज इस पूरे सिस्टम में 300 इलेक्ट्रॉन है एंड 300 प्रोटॉन है। अब क्या होता है इनमें, इन सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस होता है। सपोज करो कि एक बॉडी चार्ज ए, एक बॉडी दोनों ए और बी हैं, इनको भी हम क्या करते हैं ना, ऐसे हिला देते हैं, शेक करते हैं, यानी कुछ में फ्रिक्शन होने लगता है। तो ड्यू टू फ्रिक्शन सम चार्ज विल बी ट्रांसफर, कुछ चार्ज ट्रांसफर होंगे। हम मान लेते हैं कि यहाँ से ए से बी 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। जब ए से बी पर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने बचेंगे, यहाँ पर हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 90 और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 210, ओके। प्रोटॉन तो सेम रहेगा क्योंकि प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता है। अब देखो अगर इस सिस्टम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 90 प्लस 210, फिर हो जाएगा 300 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 100 प्लस 200 300। तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि चार्ज ना ही क्रिएट हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। और फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल नंबर ऑफ चार्ज इज कंजर्व्ड। गेटिंग माय पॉइंट, ओके।
तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है, चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है किसी दूसरे बॉडी से, तो वह एक फंडामेंटल पार्टिकल का, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल के मल्टीपल इंटीजर्स के फॉर्म में ही ट्रांसफर होगा। जैसे अगर देखो बॉडी ए से अगर बी में चार्ज ट्रांसफर हो रही है, तो अगर यहाँ पे ए से बी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे +10 ई चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10 ई चार्ज हो जाएगा। उसी तरीके से अगर सपोज करो कि 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे +20 ई हो जाएगा, यहाँ पे -20 ई हो जाएगा। उसी तरीके से अगर बॉडी ए से बॉडी बी में n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो ए पर चार्ज कितना हो जाएगा, +ne, और बी पर कितना चार्ज हो जाएगा, -ne। यानी कि किसी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होगा तो पॉजिटिव मल्टीपल इंटीजर्स के फॉर्म में होगा। यानी कि इसी को हम लोग लिख सकते हैं Q = ±ne। This is the quantization of charge where n is a positive integer और इसकी वैल्यू होती है 1 2 3 4 एटसेट्रा, एंड E is the fundamental charge और इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने चार्ज क्या होता है, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज कितने टाइप का होता है, इसके बारे में हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग देखेंगे कि दो चार्ज हैं तो दो चार्ज के बीच कितना फोर्स लगेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।